तो महेश बिल्कुल। भाई, खबर ये है कि आज कल में आरबीआई ने हमारे बैंक्स के जो बड़े अधिकारी हैं, जो चेयरमैन वगैरह लेवल के लोग होते हैं, प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, उनको बुला के ये बोला, भाई दुनिया बदल रही है, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, दुनिया का करेंसी मैट्रिक्स बदल रहा है। तो अब आपको दुनिया का इकोनॉमी चलाने के लिए आपको कई तरह की करेंसियां रखनी पड़ेगी। पहले क्या था, डॉलर रख दो, फिर थोड़ा बहुत यूरो रख दो, फिर थोड़ा बहुत सोना रख दो, काम हो गया। ये 3 चीजों पर दुनिया चलती है। अब आप देखें तो दुनिया में अब भी जो 80% ट्रेड है वो कहीं ना कहीं डॉलर में ही होता है। ठीक है जी, 80% ट्रेड अब भी कहीं ना कहीं डॉलर में होता है। पहले ये 90-92% था, अब 80% पे आ गया। पीछे यूरो को लाया गया कुछ साल पहले, पर यूरो को अगर आप देखें, तब ये मानना थी कि अब आधा डॉलर होगा, आधा यूरो होगा। पर यूरोप की जो इकोनॉमिक पावर है और यूरोप में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी लाई, तो यूरोप कभी यूरोप बन ही नहीं पाया। यूरोप कभी अमेरिका नहीं बन पाया। लॉजिक क्या था, वो 52 स्टेट है, यहाँ 30-40 कंट्रियां, तो यार अगर ये 60% डॉलर होगा तो 40% यूरो भी होगा ना, ये 70-30 होगा। पर दिक्कत क्या है, वहां एक कंट्री है, यहाँ अलग अलग कंट्री है, हर एक का इंटरेस्ट अलग है। ये बानुमती का कुंभा है, वो ज्वाइंट फैमिली, फर्क है। सही। तो वहां वहां पे मैं साधारण भाषा में, ज्वाइंट फैमिली में आप में मतभेद हो सकते हैं, पर फैमिली होना, खून जुड़ा है। अब वहां बानुमती के कुंभे में तो आप जानते हो किसका क्या लेना देना, कोई चाइना का यार, कोई पाकिस्तान का गद्दार, तो ऐसे ही चलता था वहां कहानी। तो ओके। अब ये यूरोप एक कंबाइंड पावर कभी दे ही नहीं पाया, एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन ही नहीं पाया। फिर यूरोप की समस्या एजिंग पॉपुलेशन, फिर यूरोप की समस्या है उनकी, जो हर कोई वहां 3-4 कंट्री है जो सब चीज डिसाइड करती थी, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये 3-4, और इटली 5 भी पकड़ लो, यूके को भी निकाल दो तो 4 कंट्री बची। ये कंट्रियां सारा डिसाइड करती थी। इन कंट्रियों के कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है। जर्मनी कहती है कि भाई व्यापार करो चाइना के साथ, क्योंकि जर्मनी का कुछ टाइम पहले तक ट्रेड सरप्लस था चाइना के साथ। ठीक है जी। अब फ्रांस कहता है चाइना के साथ व्यापार क्यों करो, मेरा तो ट्रेड डिफिसिट है। ओवरऑल यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डिफिसिट है, पर जर्मनी का ट्रेड सरप्लस है, इसलिए चाइना से व्यापार करो। अब जो छोटी कंट्री है, ये लातविया, एस्टोनिया वगैरह, ये तो मर गई, इसको तो चाइना चबा गया इनको। ठीक है, बिल्कुल। वैसे ही हर नीति है। अब भाई अमेरिका को कहीं लड़ने जाना है तो यूके बोलेगा हम तो चल रहे साहब, वो साहब का आदेश आया। फ्रांस और जर्मनी सोचेंगे, फिर जर्मनी बोलेगा यार मेरे पास वेपन तो है नहीं, तो नेटो वेटो है तो मैं भी सलाम कर ही लूं। फ्रांस बोलेगा यार अमेरिका का बड़ा मार्केट है और अंकल नाराज ना हो जाए, मैं भी जुड़ जाता हूँ। इटली वाला कहेगा ये दोनों निकल गए, मैं भी निकल लेता हूँ। ठीक है जी। स्पेन वाला कहता है ठीक है यार, ये सारे निकल गए तो मैं भी निकल लूंगा। पॉइंट ये है कि वहां हर क्षेत्र में कोई ऐसा पावर है जो डिसीजन लेता है, और वो क्षेत्र के इंटरेस्ट में नहीं तो उसके अपने इंटरेस्ट में होता। क्षेत्र इसलिए पीछे आता, उनके पास विकल्प ही नहीं बचता। तो सही। धीरे धीरे जब ये ऐसे प्रकरण चला तो मिलिट्री किसी ने पकड़ ली, ईयू का पार्लियामेंट। अब जैसे ब्रसेल जैसी कंट्री में आपने ईयू का पार्लियामेंट बना लिया, अब बेल्जियम जैसी कंट्री यार कैसे फ्रांस और जर्मनी के लिए डिसीजन ले ले? ये वही वाली वो है, एरिजोना कैलिफोर्निया का जीडीपी डिटरमाइन करे, हो सकता क्या? हो सकता क्या? हो ही नहीं सकता। अब आप कैलिफोर्निया में देखें तो वहां करीब करीब 50% राजनीति तो अमेरिका की कैलिफोर्निया से डिसाइड होती है, क्योंकि कैलिफोर्निया करीब 30-40% जीडीपी कंट्रोल करता है अमेरिका का, लगभग 50% तक। तो मतलब जिसका जितना वर्चस्व उसकी इतनी ताकत है, वो एक आप सिस्टम में कर सकते हो। यहाँ कंट्रीज है, यहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, तो इसलिए वो बात कभी बनी नहीं। अब यहाँ इसकी मार पड़ी यूरोप पे, क्योंकि हर एक कलेक्टिवली सोच नहीं पाए, हर एक इंडिविजुअली सोच रहा है, और भेड़ चाल चल रही है। यूरो का दुनिया में एक टाइम में करीब करीब 26-27% तक रिजर्व हो गए थे, एक टाइम ऐसा आया, पर धीरे धीरे ये रिजर्व घटते गए। कारण क्या सर इसका? यूरोप में वो बात ही नहीं दिखी। यूरोप का बर्थ रेट, यूरोप में सिएस्टा, यूरोप में 15 प्रॉब्लम, आप यूरोप रह चुके, आप अच्छी तरह से समझते हो। और यूरोप में जो लोग को एक चीज नहीं पता, लैंग्वेज बैरियर भी बहुत है। अमेरिका के 52 स्टेटों में अंग्रेजी हर कोई बोलता है, या कोई फ्रेंच बोले, स्पेनिश बोलता, कोई जर्मन बोलता, जर्मनी वाला फ्रेंच नहीं बोलता, फ्रांस वाला जर्मनी नहीं बोलता। फ्रांस वाले कहते हैं हम हॉलिडे के लिए भी फ्रांस में ही जाते हैं क्योंकि हमें फ्रांस से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। ये यहाँ पे चीजें हैं, अंडर करंट्स यहाँ पे थे। तो यूरो कभी बन नहीं पाया। अब यूरो नहीं बन पाया तो डॉलर का डोमिनेंस चलता रहा। अब
कंट्रियों ने क्या किया, 90% 80% रखा मान लीजिए आपका डॉलर, 10% रखा यूरो, बाकी रखा सोना। सोना पहले से गेम में था, सोने के करेंसी रिप्लेस, सोना इज योर सेफ्टी, वो लोग करते रहे। तो ये प्रकरण चलता रहा और अमेरिका की पॉलिसी क्या महेश भाई, अमेरिका छापता डॉलर, ठीक है, जब डॉलर वो छापता, वो डॉलर का आउटफ्लो रेगुलेट करता है, बाहर नहीं जाने देता कुछ दिन तक। तो खूब ऐश करते हैं अमेरिकन। अब क्या होता है, जब डॉलर का आउटफ्लो कम होता है, डॉलर की कीमत बढ़ती है। जो इस बकेट में इन्फ्लेशन बना, उसको मैं फ्लो रोक करके वहां ट्रांसफर कर देता हूं। जैसे उसकी करेंसी गिरी, आई हैव ट्रांसफर्ड माय इन्फ्लेशन, क्योंकि नोट छापने से इन्फ्लेशन होती है, मैंने अपना ट्रेडिशनली उन कंट्रियों पर डाल दिया। मुझे क्या करना है, गेट थोड़ा बांध का गेट रोकना है। अमेरिका हमेशा ही करता, और अमेरिका डॉलर तब छापता जब आप अपेक्षा ही नहीं करते। ये भी एक हिस्ट्री, वो डॉलर तब छापता है जब अपेक्षा ही नहीं करते। और अमेरिका का जीडीपी इतना ज्यादा कि ये भी बताऊं आपको, 60% जीडीपी कंट्रोल करता स्मॉल बिजनेस, बार्बर शॉप, फ्लावर शॉप, इसे स्मॉल बिजनेस वहां कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ, जिसको हमारे यहाँ पकोड़ानॉमिक्स कहते हैं ना, वो वहां 60% जीडीपी कंट्रोल करता है। मतलब 28 ट्रिलियन का 60% होता है, 18 ट्रिलियन डॉलर पकोड़े बेच के आते हैं। इनकी भाषा में पकोड़ानॉमिक्स। यहाँ बैठे हमारे ये या दुनिया के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल पता कहाँ मिलते हैं, जेएनयू में। सही, ये सूट और टाई लगा के घूमते हैं, और ये ऐसे, ये जब ऐसे जाते हैं ना, तब भी सूट और टाई लगा के जाते हैं। एक नंबर हो, दो नंबर हो, दोनों में यही चलता है। तो ये सूट और टाई वाले इंटेलेक्चुअल एक चीज नहीं समझ पाए। अब अमेरिका क्या करता था, अमेरिका में जीडीपी इतना बढ़ता है, वो स्मॉल बिजनेसेस से मरता है, जिसे पकोड़ानॉमिक्स कहते हैं। पहली बात तो इनको यहाँ ठीक कर दूं, ये मैं इनको आंकड़े बता रहा हूं, गिविंग देम रिलेशनशिप। दूसरी महेश भाई क्या होता है, जब अमेरिका का जीडीपी बढ़ा तो वहां एक यूनिटरी एंटरप्रेन्योरशिप आई। यूनिटरी एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट दर को खत्म कर देती है। भाई मैंने दुकान खोली, 3 और लोगों को काम दिया, फिर मेरा एक सप्लायर है, फिर ये है, मतलब कुछ और कर लिया। मेरी वाइफ का एक छोटा सा व्यवसाय, मेरा अलग सा व्यवसाय, बेटा बड़ा हो गया उसने कुछ कर लिया, बेटी बड़ी हो गई उसने कुछ कर लिया। एक सेकंड देंगे मुझे महेश भाई, एक सेकंड, जस्ट सम शोर आ रहा, मुझे एक सेकंड दे दीजिए बस। मित्रों यहीं रहिएगा, एक सेकंड में, एक मिनट में आते हैं सुमित भाई। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका की और अमेरिकन इकोनॉमिक पर। जी, तो मेरा ना कुछ दरवाजा खुला रह गया तो थोड़ा शोर आ रहा था, तो मैंने कहा इसको बंद कर दूं। अब शोर नहीं आना चाहिए ना हमारे डिबेट में। तो अब ये जब प्रकरण चलता रहा, तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की धरे घटी। अब बोले कि जीडीपी कैसे बढ़ा। अगर आप मेरे पिछले 2-4 साल से वीडियो देखें, मैं आपको हमेशा कहता हूं अमेरिकन कंज्यूमरिज्म इज नॉट सस्टेनेबल। ये आज आपके चैनल पे नहीं, 4 साल से कह रहा हूं, ये नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूं, इज नॉट सस्टेनेबल। अब इन्होंने क्या किया, एक अर्थव्यवस्था का साइकिल है, मतलब अगर मैं 10 बार पैसे लगाऊंगा तो 8 बार मैं कमाऊंगा, 2 बार मेरा लॉस होगा। ये मोटा मोटा साइकिल है, ठीक है जी। पर अगर मैं ये साइकिल 1000 बार घुमा दूं तो लॉस तो दिखेगा नहीं। नोट मैं छाप रहा हूं, साइकिल में यूं घुमा रहा हूं। इसलिए क्या था, मूल मंत्र क्या था, कंज्यूम, कंज्यूम, ला कुछ नहीं खाना। देयर इज अ सेइंग इन अमेरिका, डाउन द शूट, फेंक दो, नहीं चाहिए फेंक दो। अमेरिकन बच्चा इतना बड़ा फूड का प्लेट लेता, समझ लेता, यूं पलट देता है उसमें बिल। तो कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, और कंज्यूमरिज्म से चला कैपिटलिज्म, बिकॉज सर्कुलेशन ऑफ मनी क्रिएट्स वेल्थ, राइट। ऐसा मैं छाप रहा हूं, सर्कुलेशन जो आपकी कंट्री में 10 बार हो रहा, मैंने उसको 100 बार का प्रावधान बना दिया। मैं कंज्यूम कर रहा हूं, दुनिया में कंजप्शन मैंने टोक दिया, कंज्यूम 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 कंज्यूम। लाइफ और लाइफस्टाइल को कंजप्शन बेस्ड बनाया। जैसे आजकल के डेट में मैं आपको बताऊं, फूड एक हॉबी बन चुका है। फूड नहीं, फूड हॉबी है। आप तब नहीं खाते तो आपको भूख लगी, आप मेरे लो महेश भाई ये लो, आप सुमित भाई ये लो, ये भी लो, ये भी लो, फिर कुछ ये चाय लो, चलो ये मिठाई लो, चलो ये बर्फी लो, चाहे समोसे लो। We are hogging, we don't need the food because food has become a lifestyle. आज एक गाड़ी, आज एक ये गाड़ी यार, इससे बड़ी चाहिए यार, अपर मॉडल कौन सा है यार। एक बात बताओ मुझे, 15-20 लाख की गाड़ी और मर्सिडीज दोनों ही सेम काम करती है, बट लाइफस्टाइल इज बेस्ड ऑन दैट। फिर ब्रांड्स आए, फिर ये, तो बेसिकली ये सारा प्रकरण था पैसे को फटाफट घुमाने का, और लोगों के पास पैसा आ रहा है। अब जब ये प्रक्रिया चली, ये आपको थोड़ी लंबी थोड़ा हिस्ट्री दे रहा हूं ताकि लोगों को ये समझ आए, बड़ा टॉपिक है। सही। ये जो प्रक्रिया चली, तो अमेरिकन बिजनेसेस का जो यूजुअली देयर समथिंग कॉल्ड पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 1%, 2%, 3%, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार, प्रॉफिट 1%। क्यों? मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.5% है, ब्याज दर 0.5% है, जो यहाँ 10, 12, 18, 20% है।
मेरे आधी परसेंट करेंसी मैं छाप रहा हूँ, पैसा मुझे मिल जाएगा। मेरा छोटा व्यापारी 60% जीडीपी कंट्रोल कर रहा है, तो मेरे को पैसा घुमाना है। तो जैसे मैंने एक प्रोडक्ट बनाया लास वेगस, जहां मैंने मातृशक्ति को या नारी शक्ति को, शराब और ड्रग्स को कंबाइन किया और साथ में जुआ डाल दिया। बोला अगर तुम्हें जिंदगी एंजॉय करनी है तो यहाँ लास वेगास आ जाओ, जहां टॉपलेस के चित्र को यूज किया जाता है चीज को प्रमोट करने की। ऐसी कई चीजें मैंने कर दी धीरे धीरे, क्योंकि मुझे वो साइकिल घुमाना है। मेरा पैसा आ गया, ऐसे दुनिया में मेरा वर्चस्व बढ़ता रहा। और मेरी फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइन किसने की? मेरा माल कहां और कैसे बिकेगा, सिंपल बात है। मेरी क्वार्टर वाइज क्वार्टर फॉरेन पॉलिसी बनाता हूं, राइट। आज ये मेरा दोस्त, कल ही मेरा दुश्मन। दुनिया का चक्कर ऐसे चलता रहा। अमेरिका ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, चीज बनाई, पर धीरे धीरे अब 1% पे कितनों को पालोगे? पैसा आप घुमा रहे हो, कमा नहीं रहे हो। पैसा आप घुमा रहे हो, कमा नहीं रहे हो। घुमाना और कमाना दो अलग अलग चीजें। तो इनका डेट बढ़ता गया, डेट बढ़ता गया, डेट बढ़ता गया। आज की डेट में डेट जो है $34 ट्रिलियन पहुंच गया। $34 ट्रिलियन का डेट है आज। इनका 33 की सीलिंग थी, इन्होंने बढ़ा दी $34 ट्रिलियन, ऑल टाइम हाई। क्रेडिट कार्ड डेट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, एजुकेशन लोन्स का डेट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंच गया। पीछे उन्होंने एक बोला कि हम वेव ऑफ करेंगे, कहा नहीं करोगे। अब ये सारी प्रक्रिया कब तक चलती रही? जब तक डॉलर दुनिया की करेंसी, हर एक को डॉलर चाहिए, डॉलर मैं छापता हूं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया जो लोगों को नहीं पता, को सऊदियों ने। अब ये अमेरिका सऊदियों पे क्यों मेहरबान था? इसलिए मेहरबान था, देयर इज कॉल्ड समथिंग, क्योंकि उन्होंने जब सऊदियों में तेल निकला, उन्होंने सबसे बड़ी कंपनी बनाई अरामको, जिसमें आधे पार्टनरशिप अमेरिकन है, आधे सऊदी। इन्होंने सऊदियों के साथ एक अरेंजमेंट किया। बोला भाई जिसको भी तुम तेल बेचोगे डॉलर में बेचोगे, उसके एवज विल गिव यू प्रोटेक्शन, विल गिव यू टेक्नोलॉजी, हम तुम्हारा सारा चलाएंगे, सब कुछ तुम्हें मतलब पूरा पेट्रनेज मिलेगा। अब वो रेगिस्तान था, वहां उन्हें कुछ पता था नहीं, जो आपने बोला हमने माना, सऊदियों ने मान लिया। अब दुनिया में तेल हर मुल्क को चाहिए, और जिसको तेल चाहिए उसको डॉलर देना है, और ये डॉलर का वर्चस्व और अहमियत दुनिया में बनाए के रखेगा। और धीरे धीरे डॉलर दुनिया की करेंसी बन गई। यूरोप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो सबने 5-10% यूरो रखा। ओवरऑल यूरोप धीरे धीरे जाता रहा। अब इसका वर्ल्ड का कस्टोडियन होता था यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल आप जानते हैं, P5 की कहानी आप जानते हैं, वहां भी इनका दबदबा चलता है। जब से चाइना वहां घुस गया, हमारे चाचा नेहरू के कट से, तो वहां उसकी भी बात लग गई। तो जो वो बॉडी थी वो धीरे धीरे डिफंक हो गई। वो वॉर प्रिवेंट नहीं कर पाई, वो कुछ नहीं कर पाई। वो एक बिल्डिंग है, लोगों को तनख्वाह वनख्वाह मिलती है, साइट सीइंग अच्छी होती है, पीछे समुद्र है, और घूमने फिरने की व्यवस्था होती है, कि जैसे आज यूनाइटेड नेशंस ने कर दिया, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये जान के आपको खुशी होगी। ये आपको नमूना, ये छोटा सा सैंपल सर। ये जब कंसंट्रेशन ऑफ पावर हुआ, ये भी अमेरिका ने यूएन को भी डिफंक कर दिया था पहले, बाकी रास्ता चाइना ने कर दिया। अब दुनिया में आए यार, क्या करें? तो दुनिया में आइलैंड्स ऑफ पावर बनने लगे, I2U2, G20, ब्रिक्स, ये चीजें बनने लगी। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब जिसके पास जितना ज्यादा पैसा आ जाता है वो उतना ज्यादा आलसी हो जाता है। और जब मैंने लास वेगास जैसे प्रोडक्ट बना रखे हैं, तो मेरी तो परिकल्पना ही चेंज हो गई ना दुनिया की। बिल्कुल। तो वहां पे मैंने एक सीरियल देखा था, वो उसमें दिखाया था अमेरिकन एजेंट्स हैं, दे हैव कुछ मिशन उन्होंने किया, और वो $63,000 जाके एक पार्टी में उड़ाते हैं, यूएस मतलब ना वेगास में पार्टी करते हैं $63,000 की, और वहां सब कुछ होता है जो आप सोच सकते हैं। मतलब मेरा वो मतलब ये सभ्यता वैसी बन गई। अब धीरे धीरे क्या हो गया, पीछे जो बाइडेन ने एक कर दिया नोपेक। व्हाट इज नोपेक? नोपेक एक प्रावधान है। नोपेक का मतलब है कि सऊदी के कभी भी एसेट्स अमेरिका फ्रीज नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। सऊदियों पे कोई अमेरिका में मुकदमा नहीं होगा, सऊदियों का कोई लीगल प्रोसिक्यूशन एज पर अमेरिकन लॉ नहीं होगा। ये उनको गारंटी मिली रिटर्न में। तो पीछे जो बाइडेन ने थोड़ा इस अरेंजमेंट को छेड़ा कि नहीं हम तो ये करेंगे, तो उन्होंने तब आपको याद होगा सऊदियों में और अमेरिकनों में बड़ी तनी थी। तब ऐसे बोला ठीक है भाई, खशोगी को लेके तुम इतना भुदक रहे हो, मैं तो तेल फिर डॉलर में नहीं बेचूंगा।
अब जो आधार स्तंभ है इस सारी इकोनॉमी का, वो तेल जब तो डॉलर में बिक रहा है। राइट। अब जो बाइडेन ने एक बहुत बड़ा उपकार कर दिया दुनिया पे, उसने रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया। रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया, हमारा रुपया हर कंट्री में पहुंच चुका था, यूपीआई पहुंच चुका, हमने कहा भाई हम रुपयों में तेल दे दो, रशिया मान गया। अब रशिया रुपयों में तेल चला गया तो चाइना चला गया, हमें भी युआन में दे दो भाई, तो हमसे माल ले लेना। कहीं ना कहीं युआन में आ गई, इतने में बनी ब्रिक्स। अभी जो ब्रिक्स थी, ब्रिक्स में दुनिया का सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रखने वाली कंट्रियां हैं, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्योंकि एशियन सेंचुरी है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, और सबसे ज्यादा जीडीपी है। अगर आप G7 की कंपैरिजन, आप G7 का कंपैरिजन ब्रिक्स से करें तो टाइम वेस्ट लगता। वो एक वेस्टर्न 486 पीसी लगता मुझे, आउटडेटेड है किसी भी पैरामीटर से कि आप देखिए ब्रिक्स का मुकाबला नहीं कर सकता। अब ब्रिक्स के लोगों आप आपस में बैठे, बोला यार हम क्यों ना म्यूचुअल करेंसी में ट्रेड करें। ब्रिक्स में क्या हो, ब्रिक्स में जनवरी में नए मेंबर अब जुड़े हैं, अभी काफी लोगों ने एप्लीकेशन दी थी, अभी जो सऊदी, ईरान वीरान काफी लोग जुड़े हैं। ब्रिक्स का एजेंडा एक ये भी है, म्यूचुअल करेंसीज में ट्रेड। चाइना क्या चाहता था, चाइना अपने पट्टे घुसाना चाहता था पाकिस्तान को, भारत ने ब्लॉक कर दिया। चाइना ने बोला कि हम एक ब्रिक्स की करेंसी बनाएंगे जिसको युआन से, जिसको हम गोल्ड से बैक करेंगे। चाइना की मंशा क्या थी कि मैं गोल्ड दे दूंगा और मैं युआन भी दे दूंगा, तो कहीं ना कहीं उस करेंसी का पिलर फिर बनेगा युआन। जैसे अमेरिकन करेंसी का पिलर है ये सऊदी का पेट्रो डॉलर। उन्होंने कहा इस पिलर से, मोदी ने क्या बोला, बोला नहीं यार अपनी म्यूचुअल करेंसियों में ट्रेड करते, जिसको जिससे लेना हुआ लेगा, नहीं लेना हो तो डॉलर में लेगा। देखिए हम किसी भी कीमत पे चाइना की करेंसी को वो नहीं बना सकते, क्योंकि चाइना के इरादे खराब। वो कहता है कि डॉलर हटे, ब्रिक्स की करेंसी, पर ब्रिक्स की करेंसी इनडायरेक्टली मेरे से कंट्रोल है। हमने कहा भैया क्या हो गया तुम्हें चूहे खा खा के तुम खिसकिया गए हो। तो अब में क्या हुआ, फिर बात आई लोकल करेंसी में ट्रेड की, फिर बात आई एफटीएस की, इंडिया से एफटीए करो। अब हमने एफटीओ में धीरे धीरे शर्त रखनी शुरू कर दी, भाई हम लोकल करेंसी में डील करेंगे। यूएई को पहली बार क्रूड का पैसा तेल में रुपये में दिया, बिल्कुल आपने रशिया को दिया। अगर आप अपना इंपोर्ट लिस्ट देखेंगे, दो चीजें सबसे हेवी है, नंबर 1 है आपका सोना, नंबर 2 है आपका क्रूड। नंबर 1 है क्रूड, नंबर 2 है सोना। तो इन दोनों चीजों को हम रुपये में पैसे देने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़े। रुपये में रुपये देने में हमें जरूरत नहीं, क्योंकि भारत का रुपया भारत से ही आप आके लोगे ना, भारत का रुपया कोई सिंगापुर में तो चलेगा नहीं। बिल्कुल। अब डॉलर, जब तक डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी, तो डॉलर आप सिंगापुर में चलाओ या स्विट्जरलैंड में चलाओ या स्वात वैली में चलाओ, तीनों में चल जाएगा। पर अगर आप रुपये में लोगे तो रुपया तो हमारे यहीं चलेगा ना भाई। मैंने आपको बिलियन भी रुपया दे दिया, छाप के भी दिया, तो आप आके मुझसे तो माल लोगे, और कहां से लोगे, और तो कोई लेगा नहीं आपसे मेरा रुपया। ये जो मोदी जी ने धीरे धीरे इस प्रक्रिया को बोला डिडॉलराइजेशन। अब अमेरिका का डेट यहां पहुंच गया, ठीक है। अमेरिका में का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिवैम्प करने के लिए $15 ट्रिलियन चाहिए, $15 ट्रिलियन। 25 साल से एयरपोर्ट नहीं बनाया, कोई हाईवे नहीं बनाई, सब अब आपने अमेरिका के एयरपोर्ट ढूंढे होंगे, देखे होंगे, क्या हालत है उनकी, दे आर आउटडेटेड नाउ। रात को तो कई जगह हीटिंग भी नहीं चलती, उनमें तो वो ट्रांजिट वाला सिस्टम भी नहीं है। अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो रहा है, अमेरिका में डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, अमेरिका में ड्रग्स आ रहे हैं, अमेरिका की डेट सीलिंग हो रही, इलीगल इमिग्रेंट्स लीगल से ज्यादा बढ़ गए, क्रेडिट कार्ड डेब्ट ऑल टाइम हाई हो गया। अगर इन सारी चीजों के कंपोजिट इफेक्ट करें तो अमेरिका का जो डोमिनेंस है वो नहीं रहा, और अब पॉलिटिक्स में भी पूरा पूरा डिवीजन हो गया। पहले ये जीतते थे या जीतते थे, अभी ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ये ऐसे। अब जहां 25 मिलियन या कितने पोस्टल बैलेट्स होते हैं, अब तो भगवान ही बचाए उस इलेक्शन को। तो अब यहाँ पे जब अमेरिका पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर जगह से अमेरिका अनस्टेबल हो गया, और रही से ही कसर ये जो इलीगल आ रहे हैं ना, क्या कल्चर एनरिचर्स, ये जो अमेरिका में आ गए, इन्होंने और वाट लगा दी। अब अमेरिका में अगर आप देखें तो लास्ट ईयर 1.2 गन शूटिंग्स हुई पर डे, 1.2 पर डे, मतलब मास शूटिंग्स। अभी कल परसों फिर बच्चों को शूट किया, 8 बच्चे मर गए। तो अमेरिका के जो सितारे हैं वो आ गए गर्दिश में, और यहाँ लोग अपने रोटियां सेकना चाहते हैं इसमें। अब मोदी स्ट्रैटेजी है कोई अल्टरनेट करेंसी नहीं बनाना, अपनी करेंसी को सशक्त करो, इसीलिए इंडिया सोना लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। अब मुझे किसी ने एक बार पूछा था, भाई इंडिया की करेंसी क्यों चलेगी? मैं कहा देखो,
अपनी करेंसी चलाने के लिए आपके पास 3-4 चीजें होनी चाहिए। पहले, डू यू हैव एनफ गोल्ड टू बैक इट अप? यस वी हैव एंड वी आर गेटिंग, ठीक है। दूसरा, डू यू हैव अ वेरी स्ट्रांग मिलिट्री? थर्ड बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। आर यू अ न्यूक्लियर ट्रायड? यस वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड। नोबडी कैन कम एंड, मतलब जो लोग आते थे, हम लाल किले पर झंडा फैलाएंगे, मैं कहूँ वो हंसते कि तुम आए वही हसरत लेके जाओगे, वो दिन कभी नहीं आएगा। आपके पास मार्केट कितना बड़ा है, हमारे पास मार्केट बड़ा है। मिलिट्री, मार्केट, इकोनॉमी, और कैन आर यू मैन्युफैक्चरिंग वेपन्स? वेपन्स पे जोर क्यों आया? जब तक आप वेपन्स मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, आप अपनी फ्रेंडली कंट्रीज का फेवर और उनका सपोर्ट इंश्योर नहीं कर पाओगे। अगर मेरे पास सारा पैसा और वो हथियार लेने मुझे इस्माइल भाई के पास जाना है, तो फायदा क्या होगा उसका? फायदा क्या होगा उसका? तो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग करना भी एक स्तंभ है। जब भारत ने ये सारी चीजें कर ली, आत्मनिर्भर होना, डिफेंस कॉरिडोर बनाना, अपना वर्चस्व, वो डॉलर डिप्लोमेसी, सॉरी वो वैक्सीन डिप्लोमेसी हो, वो एचसीक्यू की डिप्लोमेसी, वसुदेव कुटुंबकम हो, G20 हो, सारे बायोफ्यूल्स हो, IMF, ये धीरे धीरे चलता रहा। पर धीरे धीरे जो प्रकरण दिख रहा है, अब यहाँ एक करेंसी पे दुनिया नहीं चलेगी, यहाँ कई सारी करेंसियों पे दुनिया चलने वाली है। करेक्ट? ओके ओके। अब ये जो बैंकिंग सिस्टम था, इसको तो पता था डॉलर, यूरो और सोना, बट अब बैंकों को एक नए सिस्टम में उभरना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं चाइना की करेंसी का रिजर्व रखता हूं, तो अब मुझे वो माल चाइना से उसका लेना पड़ेगा। अगर मेरे पास रूबल है, तो मुझे रूबल से, रशिया से कुछ लेना पड़ेगा। तो अब बैंकिंग सिस्टम ये डिटरमाइन करना पड़ेगा हमें कौन कितना कैसे रखना, और ये बहुत डायनेमिक होगा। आप जो हमारा गिफ्ट सिटी बन रही है गुजरात में, वहां कमोडिटी एक्सचेंज भी हम शुरू कर रहे हैं। वो हमने कोई ऐसे प्रावधान की है जिसे सिंगापुर, दुबई की लॉन्ग रन में जरूरत नहीं रहेगी। हम सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहे हैं कोचिन। उस ट्रांसशिपमेंट कोच के बनते सिंगापुर, दुबई को हिट होगा। ये जो आजकल यूई वही हमसे वाले दोस्ती कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर रहे, इसके कई सारे कारण हैं। तो महेश भाई, अब जो ये दुनिया का नए समीकरण बन रहे हैं, तो क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम उसके लिए तैयार है? अगर ये मीटिंग बुलाई गई है, तो इसका मतलब है कि ये चीज इज ऑन द कार्ड्स। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, साल, 6 महीने, 2 साल, तब एकदम डॉलर में शार्प डिप आएगा, डॉलर रिजर्व में। और डॉलर रिजर्व में शॉर्ट डिप का मतलब है दुनिया का रिजर्व तो उतना ही रहेगा। तो अब मान लीजिए मैं डॉलर 60% रखता हूँ, ठीक है, 10% मैंने यूरो रख दिया, 10 गोल्ड रख दिया, 20% में I can divide the currencies, correct? I can divide the currencies between Singapore dollar, I can decide between UAE, between Chinese yuan या रशियन रूबल। मैं चाइनीज वैसे कह रहा हूँ, हम रखेंगे नहीं, बट फिर भी तो मतलब हमें तो अब क्या बैंकिंग सिस्टम और बैंक की मानसिकता वो है? क्या बैंक इस सच्चाई को देख रहा है? क्या डिडॉलराइजेशन, जिसका आर्किटेक्ट नरेंद्र मोदी जी को माना जाता है, क्या वो सच्चाई हो रही है? अगेन, हमारा डिडॉलराइजेशन करने का मतलब नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाए, या अपना अपना वो ना अपनी टोपी ऊपर कर दे। नहीं, हमारे राष्ट्र हित में जो भी करना है, हम केवल वो कर रहे हैं। अगर उसका आउटकम डिडॉलराइजेशन है, तो वेल, लेट इट बी। अगर उसका अगर हमने डिमोनेटाइजेशन किया और पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर टूटती है, तो जो महाकाल की इच्छा, हमने थोड़ी ना किया पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर तोड़ने के लिए। तो ये जो मीटिंग हुई है, तो इसका मतलब है इनको साफ शब्दों में समझाया गया है, आप इस बड़ी सी चेंज के लिए तैयार रहिए। इस पे फ्रेमवर्क भी बन रहा है, मैं आपको बताऊं, इस पे फ्रेमवर्क भी बन रहा है, इस पे सारी चीज बन रही है। पर इस चेंज के बारे में एक चीज बोल दूं, इट्स अ वेरी डायनेमिक चेंज। यहाँ चीज बहुत जल्दी बदलेंगे, जियोपॉलिटिक्स से बदलेंगी। कैसे? अब मान लीजिए आज जर्मनी बोलेगा, यार मैं 2 या 5 बिलियन युआन रख लूं, मेरे तो काम आएंगे। हम हैं, बोले यार हम क्यों रखे, हम तो एक रखेंगे, जितना जितना चाहिए वो उतना लेंगे। अब कल हमारे चाइना से रिलेशन खराब हो गई, वो 1 बिलियन भी भारी पड़ेगा। सही। अब चाइना से रिलेशन बड़ी अच्छी हो गई, जैसे सुनने में आया है कि चाइना कोई नए फॉरेन मिनिस्टर को ला रहा है, वेंगी को हटा रहा है। तो वो जो फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं वो प्रो इंडिया है, ये मतलब प्रो क्या, थोड़ा बहुत 19-20 होगा। तो अब ये 1 बिलियन अब हम शायद 3 बिलियन करते हैं। ये जो हमने 1 बिलियन रखा था, इस बंदे के आते हम शायद उसको 3 बिलियन या 4 बिलियन करते हैं। ये जो डायनेमिक्स है, ये रियल टाइम बदलेगा, ये जियोपॉलिटिकली बदलेगा, और इसको बैलेंस भी रियल टाइम करना पड़ेगा। इसमें समस्या ये भी है कि मेरे पास तो पैसा रखा है, इसका करूं क्या?
तो फिर कहीं ना कहीं जो मेरा इसमें विजन है, देयर बी समथिंग कॉल्ड इंटर एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। एक्सचेंज ऑफ करेंसीज कैसे होगा? मेरे पास जी 10 बिलियन युआन रखा, मुझे नहीं चाहिए, मेरी चाइना से कुछ नहीं बन रही। आप जर्मनी हो, आपको युआन चाहिए, मैं आपको बोलता हूँ ठीक है यार, मैं 10% के जो तुम्हारा रेट है, 10-20% की मार खा के तुम मुझे जर्मन डॉलर दे दो, तुम ये मैं युआन तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। तो जर्मनी को 20% का फायदा हो गया। जर्मनी में ने मुझे इक्वलेंट करेंसी, मान लो इसका 100 मिलियन यूरो बनता है, तो उसने 100 मिलियन यूरो देके मुझे 80 मिलियन दिया, करेक्ट? तो बट जर्मनी की यूटिलिटी है युआन की इतने की, करेक्ट? मेरी नहीं है, मेरी थी, जो पॉलिटिकली कुछ हो गया, अब नहीं है। तो अब जो एक नया रियल टाइम सिनेरियो बनेगा, ये जो एक नई रियल टाइम मैट्रिक्स बनेगी, क्या इसको कैसे चलाया जाए, इसको बैलेंस कैसे किया जाए, इसके समीकरण क्या, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस क्या हो, इसमें ऐसा तो नहीं कोई सरफिर आ गया तो वो पूरी वाट लगा दे, राइट? अभी आपकी करेंसी लेना में सेफ है एज इट इज डॉलर, क्योंकि डॉलर आपका हर जगह काम आएगा, मोजाम्बिक में भी काम आएगा, मैड्रिड में भी काम आएगा और मदनपुर में भी काम आएगा, बट दिस माइट नॉट बी द केस विद अदर करेंसी। सो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट हो रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट में क्या होगा, काफी सारी कंट्रियां खत्म हो जाएंगी और काफी सारी कंट्रियां बड़ी कंट्री की करेंसी अपनाएगी। भारत की करेंसी आने वाले देश में, आने वाले टाइम में बहुत से देश अपनाने वाले हैं। और आपको खबर तो आपने सुनी ली होगी महेश भाई, हमारे मुज्जू भैया ना नीचे वाले बैंकरप्ट हो गए, आईएमएफ को बेल आउट के लिए लिखा है। अच्छा गए तो आईएमएफ को बेल आउट के लिए लिखा है। अब देखिए, गारंटी कौन देगा? नेपाल ने नहीं लिखा, नेपाल में हमारी करेंसी चलती। श्रीलंका वालों को 4 साल पहले मैंने टीवी के माध्यम से एडवाइस दिया, भारत की करेंसी चला, तुम सेफ रहोगे। अब जो छोटी छोटी कंट्रियां हैं वो भारत की करेंसी चलाएंगे। अब देखिए 1961 तक यूएई में भारत का रुपया चलता था 61 तक, 50-60 साल पहले तक। अब 5 साल बाद क्या हो महेश भाई, मैं तो आपको 5 साल का डेट और टाइम दे रखा, कुछ नहीं पता, जो मैं पूरे समीकरणों को स्टडी कर रहा हूँ, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ये एक बहुत बड़ी चीज। अच्छा भाई, यहाँ पर आने वाले 5 सालों की बात कर रहे हैं, कहीं गुजरे वाले ने समझिएगा, आने वाले 5 सालों को हमने कहा है कि बहुत कुछ होने वाला है जी, बहुत कुछ होने वाला है। और अब यहाँ पे आप देखिए, जब ये चलेगा, इसके चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होंगे, इसमें आप बैलेंस ऑफ ट्रेड को कैसे बैलेंस करेंगे, इसमें ट्रेड डेफिसिट सरप्लस की डेफिनेशंस क्या होगी, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट, व्हाट इज ट्रेड, अभी तो डॉलर में हम नाप रहे हो, फिर कैसे नापोगे भाई? 25 करेंसी आएंगी, उसको मैं कैसे नापोगे? तो इसके नए मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे, नई, इट्स अ न्यू एनिमल, बट अगेन देयर विल बी, अब क्या होगा, अभी एक ग्लोबल करेंसी है डॉलर, आने वाले टाइम में 10 करेंसी आएंगी, उनमें से टॉप की 3 या 4 या 5 डिमांड में होंगी, बाकी 5 चलेंगी, और फिर 11वें के बाद वन फॉर ऑल, वो वाला हिसाब होगा। तो क्या हमें टॉप 5 में रहना है, क्या हमें टॉप 1 में रहना है, क्या हमें टॉप 3 में रहना है? हाँ, डॉलर विलुप्त नहीं होगा। डॉलर अगर अमेरिका नहीं टूटा तो डॉलर चलता रहेगा। हाँ, अगर जैसे कैलिफोर्निया आज की डेट में कहता मुझे अलग होना, भाई मैं तुम्हें क्यों पालूं, तो अगर ऐसी होगी फिर उसका पता नहीं, बट अगर डॉलर नहीं टूटा तो ये वाली चीज ऐसे रहेगी। तो बट डॉलर का स्ट्रैंगल होल्ड दिन ब दिन कम होगा। उस दिन मैंने आपको यूपीआई में इसीलिए बताया था, यूपीआई में, क्योंकि यूपीआई का मतलब है आप स्विफ्ट को बाईपास कर रहे हो, डॉलर को बाईपास कर रहे हो। बहुत बड़ी चीज है, आपके थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के साथ, करेक्ट? 80 बिलियन के ट्रेड की बात कर रहा हूँ। तो ये जो चीजें हो रही है, ये बड़ी रोचक है और बड़ी वो है। और अगर आरबीआई ने बैंकों को बोला है, तो इसका मतलब अब ये इट इज कहते हैं ना, द बोगी, हॉलीवुड का डायलॉग, द बोगी इज ऑन द मून, तो द बोगी इज ऑन द मून। अब ये कब आएगा, कितना आएगा, वो समीकरण की बातें हैं, पर मुझे लगता है इस समुद्र मंथन के बाद जो भारत का रुपया है वो सशक्त होकर ही निकलेगा। बट याद रखिएगा, वी हैव 2.5, 0.5 वाला सबसे खतरनाक है, 0.5 वाला सबसे खतरनाक है। तो उनसे निपटते रहना पड़ेगा, आगे चलते रहना पड़ेगा, ये चीजें करती रहनी पड़ेगी, और हमारे भाई बहनों को समझना पड़ेगा। और आज एक और बार क्या, अमेरिकन कैपिटलिज्म इज नॉट सस्टेनेबल। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा आप,
Point number 2, 2030 तक you will have more expats here than all NRIs working out of India. तो 2030 के बाद बाहर जाने का विकल्प है भी नहीं है. I have my own doubts. You might not even want to go. कि यार वहां जाकर करना क्या है. तो मतलब हाँ, कोई स्वेच्छा से जाएगा वो अलग बात है, बट नॉट फॉर इकोनॉमिक. हाँ, घूमने के लिए, फिरने के लिए, रहने के लिए, बट नॉट फॉर इकोनॉमिक गेन्स एंड प्रॉस्पेरिटी.